बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज 11 बजे दिल्ली में अहम बैठक। चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी अपने लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी करेगी। खास बात यह है कि इस सूची में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का नाम भी शामिल हो सकता है। आडवाणी की लोकसभा सीट बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। वो गुजरात के गांधीनगर से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बार आडवाणी अपना लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, प्रदेश भी बदल सकते हैं। हालांकि गुजरात बीजेपी की राज्य समिति ने कल बैठक के बाद एक सूची बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है। इस सूची में एक बार फिर से आडवाणी की गांधीनगर से उम्मीदवारी का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आडवाणी मध्य प्रदेश के भोपाल से भी चुनावी समर में उतर सकते हैं। खबर है कि मध्य प्रदेश इकाई ने आडवाणी से प्रार्थना की है कि वो भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ें। आडवाणी कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, गांधीनगर से, भोपाल से या फिर कहीं और से, ये तस्वीर आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही पूरी तरह साफ होगी। आडवाणी की लोकसभा सीट पर फंसे पेच को जल्द सुलझाना बीजेपी के लिए बेहद अहम है, इसीलिए इस पर नजरें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही विपक्षी पार्टियों की भी लगी हुई हैं। आडवाणी क्या चाहते हैं, चुनाव समिति को इस बात का ध्यान रखना होगा। ऐसे में अब अगर आडवाणी गांधीनगर की बजाय भोपाल से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं और बीजेपी इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए भोपाल से इन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है, तो यह फैसला विपक्षी दलों के हाथों में खंजर सौंपने जैसा होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी को इस फैसले का जिम्मेदार ठहराते हुए पूरे घटनाक्रम को आडवाणी की गुजरात से निकासी के तौर पर पेश कर सकती है। मोदी और आडवाणी के बीच पीएम उम्मीदवारी के प्रति स्पर्धा जगजाहिर है। ऐसे में विपक्ष ये भी सवाल उठा सकता है कि आडवाणी ने सुरक्षित सीट की तलाश में ही मध्य प्रदेश और शिवराज सरकार का दामन थामा। इन सारे सवालों के बीच इतना तो तय है कि आडवाणी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहां से, इसका फैसला आज होगा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति आज पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की दूसरी लोकसभा सीट पर भी फैसला कर सकता है। नरेंद्र मोदी के यूपी में वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन गुजरात बीजेपी की मांग है कि उन्हें गुजरात की भी किसी सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाए। राज्य समिति ने कल बैठक के बाद गुजरात के सभी 26 नामों की अंतिम सिफारिश केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी है। इस सिफारिश में नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट का प्रस्ताव भी शामिल है। मोदी को अहमदाबाद पूर्व या वडोदरा से उम्मीदवार बनाने का संकेत दिया गया है। जीत के लिए गुजरात बीजेपी कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकती। पिछले लोकसभा चुनावों में आडवाणी समेत सिर्फ 3 सांसदों की उम्मीदवारी बरकरार रखी गई थी, जबकि 26 में से 23 उम्मीदवार बदल दिए गए थे। देखना होगा इस बार गुजरात के पिटारे में क्या है। वहां विनती करेंगी दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड से कि गुजरात से भी नरेंद्र भाई लड़ना चाहिए और हमारी डिमांड रहेगी। नरेंद्र भाई कोई सिटिंग एमपी नहीं है, लेकिन गुजरात से नरेंद्र भाई लड़ना चाहिए। पहले भी मैंने बताया है कि गुजरात से कई सीटों से उनकी डिमांड है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति आज अपनी 5वीं सूची में लोकसभा उम्मीदवारों के जो नाम जारी करेगी, उसमें गुजरात की 26 सीटों के अलावा राजस्थान की 25, उत्तर प्रदेश की 26 सीटों को शामिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी भोपाल समेत 5 सीटों पर अभी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया। पंजाब की गुरदासपुर सीट पर भी बीजेपी उम्मीदवार का पेच फंसा हुआ है। इसके लिए विनोद खन्ना बड़े दावेदार हैं। वहीं राजस्थान के बाड़मेर से जसवंत सिंह, झालावाड़ से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, जोधपुर से राज्यवर्धन राठौर संभावित बीजेपी उम्मीदवार हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और हरियाणा की सीटों के साथ ही बिहार की 3 सीट, झंझारपुर, सुपौल, बक्सर और महाराष्ट्र की 3 सीटों पर भी आज बीजेपी अंतिम फैसला कर सकती है। वाराणसी और लखनऊ की सीटों का मसला भले ही सुलझ गया हो, लेकिन बीजेपी के लिए कुछ सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी भी मुसीबत बना हुआ है। साथ ही कुछ घोषित किए गए नामों को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। यूपी में राजनाथ सिंह के मौजूदा लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन बीजेपी के इस कदम का जिले के कार्यकर्ता जमकर विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस से पाला बदलने को तैयार बैठे जगदम्बिका पाल का मुद्दा है। बीजेपी में डुमरियागंज से उनकी उम्मीदवारी अभी अंतिम रूप नहीं ले पाई है, लेकिन स्थानीय बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल के विरोध में उतर आए हैं। वहीं मथुरा में भी पेंच फंसा हुआ है। श्रीकांत शर्मा और अरुण सिंह के बीच लोकसभा उम्मीदवारी की जंग यहां छिड़ी थी। इसी बीच मथुरा से हेमा मालिनी के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई है। देखना होगा कि आज बीजेपी की 5वीं सूची के बाद ये विवाद थमते हैं या और बढ़ते हैं।
कांग्रेस ने कल लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। इस सूची में कुल 58 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें राजस्थान से 15, गुजरात से 8, दिल्ली से 5, छत्तीसगढ़ से 2, महाराष्ट्र से 4, मध्य प्रदेश से 3 और झारखंड से 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस अब तक 318 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। साथ ही ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस ने 118 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। ओडिशा में 10 और 17 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव होंगे। दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस ने ज्यादातर अपने उम्मीदवारों पर दोबारा भरोसा जताया है। 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपने मौजूदा सांसदों को फिर से उम्मीदवार बनाया है। नई दिल्ली से अजय माकन, चांदनी चौक से कपिल सिब्बल, पूर्वी दिल्ली से संदीप दीक्षित, उत्तर पूर्व दिल्ली से जयप्रकाश अग्रवाल और उत्तर पश्चिम दिल्ली से कृष्णा तीरथ को एक बार फिर से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की सीटों पर कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। इन सीटों से कांग्रेस के महाबल मिश्रा और रमेश कुमार मौजूदा सांसद हैं। कयास इस बात के हैं कि कांग्रेस इन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने का मन बना रही है। पिछले चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस बार भी कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आज उम्मीदवारों की चौथी सूची भी जारी कर सकती है। कांग्रेस की तीसरी सूची में कई दिग्गजों की सीट बदल दी गई है। मोहम्मद अजहरुद्दीन इस बार मुरादाबाद के बजाय राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा गुरदासपुर से, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट अजमेर से और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर सिरसा की सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। कॉमनवेल्थ गेम के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने वाले सुरेश कलमाड़ी का टिकट कांग्रेस ने काट दिया है। उनकी जगह पुणे से विश्वजीत कदम को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी को महासमुंद से लोकसभा का टिकट मिला है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार है। तीसरी सूची में कांग्रेस ने वाराणसी से उम्मीदवार तो घोषित नहीं किया, पर इतना जरूर साफ किया कि मोदी के खिलाफ कांग्रेस कड़ा प्रतिद्वंदी उतारने का मंसूबा रखती है। खबर यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल नारायण दत्त तिवारी आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नारायण दत्त तिवारी सोनिया से खुद का टिकट मांगने के लिए नहीं मिलने जा रहे। सूत्रों के मुताबिक नए पापा बने तिवारी जी अपने बेटे रोहित शेखर के लिए सोनिया से टिकट मांग सकते हैं। खबर है कि नारायण दत्त तिवारी नैनीताल से रोहित शेखर को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। मुरादाबाद से आप उम्मीदवार खालिद परवेज भी मैदान से हट गए हैं। खालिद परवेज के मुताबिक बीजेपी को छोड़ सभी पार्टियों ने मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में मतों के विभाजन से बीजेपी को फायदा हो सकता है। खालिद बीजेपी ना जीते इसीलिए मैदान से हट गए हैं। तो वहीं फैजाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इकबाल मुस्तफा ने निजी वजहों का हवाला देते हुए पार्टी का टिकट वापस कर दिया। संजय सिंह वाराणसी में भीड़ जुटाने में लगे हैं, तो बीजेपी के हर्षवर्धन दिल्ली में बैठकर मोदी के लिए ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्षवर्धन 21 मार्च को चांदनी चौक से अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरेंगे। वो कपिल सिब्बल के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, लेकिन नजरें वाराणसी पर टिकी है। हर्षवर्धन का कहना है कि अब तो भगवान भी मोदी को रोकने के पहले सोचेंगे। दिल्ली में बीजेपी आज अपने सभी 7 उम्मीदवारों के लिए जीत की वर्कशॉप लगाएगी। इस वर्कशॉप में उम्मीदवारों को जीत का गुरु मंत्र दिया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाली वर्कशॉप में उम्मीदवारों को बताया जाएगा कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। दिल्ली में सागरपुर के एक गेस्ट हाउस में महिला कांस्टेबल प्रियंका का शव मिला है। परिजनों को हत्या का शक है। उन्होंने हत्या का आरोप 22 साल की प्रियंका के मंगेतर मोहित पर लगाया है। दिल्ली के मुंडका इलाके की पुलिस ने राजू नाम के शख्स को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि राजू ने साथी दिलीप के साथ मिलकर अपने एक और दोस्त भरत की पीट कर हत्या कर दी। राजू के मुताबिक वो नशे में था और भरत ने उसकी पिटाई की थी, लिहाजा उसे गुस्सा आ गया। पुलिस ने दिलीप को भी गिरफ्तार कर लिया है। सूरत पुलिस ने आसाराम बापू के 2 समर्थकों के पास से हथियार बरामद किए हैं। खुद को आसाराम का समर्थक बताने वाले इन आरोपियों के पास से पेट्रोल, एसिड और 5 छुरे के साथ ही एक ऐसा हथियार बरामद किया गया जिससे करंट का झटका लगाया जाता था।
तलाशी के दौरान इनके पास से 11 सिम कार्ड भी मिले। सूरत में पिछले कुछ दिनों में आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वालों और उनके परिजनों पर हमला किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले एक गवाह पर तेजाब फेंक कर हमला किया गया था और इस दौरान भीड़ ने एक शख्स को पकड़ लिया था। अब पुलिस ने उसी की निशानदेही पर 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मेरठ में 3 हत्याओं से सनसनी फैल गई। तक्षशिला कॉलोनी में 2 महिलाओं समेत 2 साल के एक मासूम को धारदार हथियार से काट डाला गया। इस जघन्य अपराध को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गया। मृतकों में सीमा, उसका बेटा मंटू और मकान मालकिन कुंता का नाम शामिल है। आजाद नाम के एक शख्स पर इन तीनों हत्याओं को अंजाम देने का शक है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। ये तस्वीरें हैं अमेरिका के सिएटल की, जहां एक हेलीकॉप्टर अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर आकर गिरा। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर एक लोकल न्यूज एजेंसी का था। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के फौरन बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जलता हुआ हेलीकॉप्टर सड़क पर आ गिरा। हादसे की वजह से 3 वाहनों में भी आग लग गई, जिसमें एक शख्स बुरी तरह झुलस गया। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हेलीकॉप्टर हादसा क्यों हुआ, इस बात की जांच की जा रही है। लापता मलेशियन विमान की तलाश जारी है। इस बीच भारत ने सुरक्षा बंदोबस्त के मद्देनजर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मछुआरों से खास मदद मांगी है। मछुआरों के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वो तटीय इलाके में चौकन्नी निगाह रखें और कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखने पर फौरन सूचना दें। मलेशिया ने आशंका जताई थी कि लापता विमान से भारत पर 9/11 जैसा हमला हो सकता है, लिहाजा ठोस सूचना से पहले भारत पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है। सोशल वेबसाइट पर इन दिनों सीरिया के कुछ वीडियो चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन वीडियोस में राष्ट्रपति बशर अल असद समर्थक सैनिकों को हिंसा करते दिखाया गया।